नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है जीवन संगिनी और उसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। दोस्तों, इस दूसरे पार्ट को पढ़ने से पहले आप पहला पार्ट पढ़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ आई बटन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब ये दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। एक शाम को वो किसी के घर मरीज देख रहा था कि गांव के सरपंच का फ़ोन आया। डॉक्टर साहब, मेरा पोता पेड़ से गिर गया है, पैर में चोट लगी है, मैं बस आपके दवाखाने पहुंच रहा हूं। ठीक है, आप पहुंच जाइए, मैं जहां हूं वहां से करीब पौन घंटा लग जाएगा, मैं बस निकल रहा हूं। बाइक भगाते हुए वह जल्दी से क्लिनिक पहुंचा। देखा तो विनीत की पत्नी बच्चे से बहुत ही प्यार से बातें कर रही थी। विनीत को देखकर उसने कहा, खून काफ़ी बह रहा था और आपको देर हो रही थी, इसलिए मैंने स्टेचेस लगा दिए हैं, इंजेक्शन भी दे दिया है और पेन किलर भी। अब आप देख लीजिए। इतना सुनते ही विनीत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो लगभग चिल्लाते हुए से बोला, ये तुम्हारा चूल्हा चौका नहीं है जो आपको देर हो रही थी और मैंने कर दिया। तुम्हें पता भी है कि घाव को साफ करके पट्टी की जाती है, वरना इन्फेक्शन हो सकता है, और कोई कपड़े नहीं हैं जो स्टिचेज लगा दिए। तुम्हें पता भी है बिना जानकारी के दवा देना किसी के लिए कितना घातक हो सकता है, इससे किसी की जान भी जा सकती है। विनीत बस लगातार सुनाए जा रहा था। इतने में सरपंच साहब बोले, अरे डॉक्टर साहब, आप मैडम पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? इन्होंने घाव को अच्छे से साफ करके टाँके लगाए हैं और पट्टी बांधी है, और ये देखो, ये दवाइयाँ दी है, ये आप देख लो सही है कि नहीं। वैसे देखो, बच्चा पहले दर्द से कराह रहा था, अब बिल्कुल शांत है, तो हमें तो लगता है इन्होंने सही दवा दी है। डॉक्टर साहब, दवा चेक करके बताओ, कहीं गलत तो नहीं है? वैसे बिना जानकारी के इन्हें ऐसे दवा नहीं देनी चाहिए थी। विनीत ने तुरंत इंजेक्शन की खाली शीशी उठाकर देखी, ये तो सही है। फिर बच्चे की पट्टी खोलकर चेक किया तो पाया स्टिचेस भी सही लगे हुए हैं। अब विनीत को शक हुआ कि कोई पहली बार में इतने सही स्टिचेस कैसे लगा सकता है, ये तो प्रोफेशनल डॉक्टर ही कर सकता है। विनीत ने अपनी पत्नी की तरफ देखा, वो खड़ी मुस्कुरा कर देख रही थी। उसके बाद वो अंदर चली गई। विनीत फिर हतप्रभ सा खड़ा रह गया। फिर सामने लोगों को देखकर उसने दोबारा बच्चे को चेक किया और प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया। डॉक्टर भाऊ ने बहुत मदद की, सब जल्दी जल्दी हो गया। यह आपके लिए खेत से कुछ सब्जियां लाया था, सरपंच जी ने कहा। अक्सर ही लोग उन्हें सब्जी, फल, अंडे इत्यादि दे दिया करते थे। उनके चले जाने के बाद वो भागता हुआ अपने कमरे में आया। वो अपने कपड़े तह कर रही थी। आप आप डॉक्टर हैं? जी हाँ, एमडी मेडिसिन। कहिए तो डिग्री दिखाऊं? उसने हंसते हुए कहा। आपने कभी बताया नहीं, आपने पूछा नहीं। मुझे मुझे पता नहीं था कि आप डॉक्टर हैं। आपको तो मेरा नाम भी नहीं पता, तो पेशा कहाँ से पता होगा? कहकर वो बाहर जाने लगी। आपने अपना नाम नहीं बताया, आपने कभी पूछा ही नहीं। उसके कहने का ढंग इतना सहज था कि बरबस ही विनीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? आई एम डॉक्टर विधि, कह के उसने अपना हाथ विनीत की ओर हैंडशेक के लिए बढ़ा दिया। हाय, आई एम डॉक्टर विधि। हेलो डॉक्टर विनीत। कुछ पल की खामोशी। अगर हैंडशेक हो गया हो तो आप हाथ छोड़ सकते हैं, विधि ने मुस्कुराते हुए कहा। विनीत ने हड़बड़ाकर हाथ छोड़ा। काकी की आवाज़ ने उसे जैसे बचा लिया। भैया जी, खाना लगा दिया है, विनीत ने कहा। डॉक्टर विधि, सॉरी, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अपने पेशेंट को लेकर बहुत ही केयरफुल रहता हूँ, तो मुझे थोड़ी टेंशन हो गई थी। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। खाना खा लीजिए, खाना लग चुका है। रसोई के सामने बरामदे में एक टेबल और कुर्सी की व्यवस्था थी। विनीत उधर जाने लगा, पर विधि वहीं रुक जाती है। आप नहीं खाएंगी क्या? खा लूँगी। आप मुझे सामने देखना पसंद नहीं करते, इसलिए रसोई में ही खा लेती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज़ खाना ले आइए। दोनों वहाँ जाते हैं। विधि चुपचाप खाना ले आई और दूसरी कुर्सी पर बैठ गई।
विनीत ने खाते हुए पूछा, मुझे समझ नहीं आया, आप तो पढ़ी लिखी लड़की हैं, फिर आपकी ज़बरदस्ती शादी क्यों कराई गई? किसने कहा कि मेरी ज़बरदस्ती शादी हुई? मतलब आप आपके माता-पिता को मंज़ूर था? मेरे माता-पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरे फैसले मैं खुद ही करती हूँ, विधि ने आहिस्ता से कहा। ओह! आई एम सॉरी। फिर क्या पापा ने आप पर कोई दबाव बनाया था? आप तो मुझे जानती भी नहीं। इस ग्रामीण इलाके में मैं रहता हूँ और क्या करता हूँ, आपको पता था? खाते समय इतने सवाल। कहानी थोड़ी लंबी है, किसी दिन फुर्सत में बताऊंगी। उफ! फिर वही शरारत भरी मुस्कुराहट और हंसती हुई आंखें। विनीत ने सिर को ऐसे झटका मानो खुद को नींद से जगा रहा हो। काकी सामने एक और कटोरी रख गई। क्या बात है काकी, खीर? आज तक तो तुमने कभी नहीं बनाई। भैया जी, आज बहू जी की पहली रसोई है, तो मीठी की शुरुआत करते हैं। विनीत ने चुपचाप खीर खत्म की और धीरे से कहा, खीर बहुत अच्छी बनी है। मुंह हाथ धो के जब वो कमरे में आया तो देखा विधि नीचे अपना बिस्तर बिछा रही है। आप पलंग पर क्यों नहीं सोती? मैं तो नीचे क्लिनिक में सोता हूँ, वहाँ तो ठीक से हिलने की भी जगह नहीं है। आप यहाँ पलंग पर सो जाइए। मैं नीचे ठीक हूँ, मुझे आदत है। एक शर्त पर, आप प्लीज़ इस शादी के रहस्य से पर्दा उठाएं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। विधि अपने बिस्तर पर बैठती हुई बोली, मेरी कहानी कुछ कुछ आपकी जैसी ही है। मेरे पिता कलकत्ते में एक सफल बिजनेसमैन थे। संयुक्त परिवार था। मेरे दो चाचा और पापा मिलकर बिजनेस संभालते थे। माँ और दोनों चाची घर को। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। बहुत लाड प्यार मिलता था मुझे बचपन में। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने की धुन सवार थी। स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती और पापा सबको बताते कि मेरी बेटी ने कितना अच्छा रिजल्ट दिया है। हंसी खुशी से दिन गुजर रहे थे कि एक दिन अचानक कार के एक्सीडेंट में पापा चल बसे। मैं तब 15 साल की थी। पापा के जाते ही दोनों चाचा ने हमें जायदाद से बेदखल कर दिया। माँ बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। यहाँ तक कि माँ के जेवर भी नहीं। माँ के मायके में भी कोई ऐसा ना था जो हमारी मदद कर सके। माँ के पास बस कुछ हजार रुपये थे और पहने हुए दो चार जेवर। माँ बस मुझे लेके जयपुर आ गई। 20 कमरों के शानदार बंगले से हम एक छोटे से किराए के कमरे में आ गए। माँ का बस एक ही सपना था कि मेरा सपना साकार हो। माँ कुछ सिलाई कटाई का कार्य करती थी। मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन देती। उसी से मेरे स्कूल की फीस भरी जाती और किसी तरह हमारा गुजारा चलता। माँ अंदर से बहुत टूट सी गई थी। विधि की आंखें नम हो गई थी। उन मुस्कुराती आंखों में नमी विनीत को पता नहीं क्यों बहुत ही बेचैन कर रही थी। धीरे से आंसुओं को पोंछकर विधि ने कहा, जब मेरा मेडिकल में चयन हो गया तो माँ बहुत खुश थी। मैंने कुछ स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था, उसमें से एक आपके पापा का ट्रस्ट भी था और मुझे वहाँ से हर महीने की स्कॉलरशिप मिल रही थी। सब कुछ मिला के कॉलेज की फीस और हमारा गुजारा चल रहा था। इसी बीच माँ की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। कॉलेज में भी कुछ डॉक्टर्स ने मदद की, लेकिन माँ को कोई बचा नहीं पाए। अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी, लेकिन मैंने तय किया कि मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे पापा और मम्मा के साथ देखा गया सपना पूरा करना है। मैंने सोच लिया था कि मैं डॉक्टर बन के लोगों की मदद करने को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लूंगी। विनीत को आश्चर्य से अपनी ओर देखते हुए पाकर विधि ने मुस्कुराकर कहा, अकेले आपने महान बनने का सर्टिफिकेट नहीं ले रखा डॉक्टर विनीत। कुछ और भी आप जैसे सोच सकते हैं। ऑफ कोर्स, लेकिन आप पापा से कैसे मिली? किसी तरह एमबीबीएस होने के बाद इंटर्नशिप शुरू हुई तो कुछ पैसे आने लगे, मेरा गुजारा चल जाता। जब एमडी के लिए दाखिला हुआ तो एक बार में एडमिशन फीस देनी पड़ी। कुछ मेरी जमा पूंजी और कुछ उधार लेके ज़्यादातर पैसों का इंतजाम तो हो गया, लेकिन फिर भी कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। मैंने स्कॉलरशिप ट्रस्ट में अर्जी दी कि मुझे कुछ अग्रिम पैसे मिल जाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैं उनके दफ्तर गई और उनसे विनती की, लेकिन जो ये देख रहा था उसने कहा, जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आता वो कुछ नहीं कर सकता। मैं थोड़े गुस्से में दंदनाती हुई सीधे ट्रस्ट के कर्ता के कमरे में घुस गई। यह मेरी पापा से पहली मुलाकात थी।
वो पहले मुझे देखकर थोड़ा नाराज़ हुए, पर उन्होंने जब मेरी बात सुनी तो अपने कर्मचारी को बुलाकर मुझे एडवांस देने को बोला। फिर उन्होंने मुझे एक बड़ी रकम का चेक भी दिया। मैंने कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं उधार समझ कर रख लूँ, जब मेरी प्रैक्टिस जम जाएगी तब सूद समेत वापस कर दूँ। मैंने उनसे कहा कि सर, इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि मैं गांव में काम करना चाहती हूँ। इतना सुनते ही उनकी आंख से आंसू बह निकले। तब मेरी समझ में नहीं आया था, लेकिन अब जानती हूँ कि वो आपको याद करके थे। उन्होंने मुझे कहा कि फिर इसे मैं एक पिता का एक बेटी को तोहफ़ा समझूं। उस दिन मुझे अपने पापा की बहुत याद आई। मैंने उनसे कहा कि सर, तो फिर ये मेरी अमानत रही, मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे ले लूँगी। उन्होंने हंसकर कहा कि एक शर्त पर, कि तुम मुझे हर महीने मिलोगी और बताओगी कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। यह सब सुनने के बाद विनीत का दिल अपने पिता के लिए भर आया। कितना दुख दिया है उसने अपने पिता को। विधि ने आगे कहा, फिर हर महीने मैं उनसे मिलने आती और हमारे बीच अपनापन बढ़ता गया। मैं उनमें अपने पिता को ढूंढती और वो मुझ में आपको। मेरी पढ़ाई जिस दिन खत्म हुई, उस दिन उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं इस घर में सच में एक बेटी बनकर आ सकती हूँ। फिर उन्होंने आपके बारे में बताया और कहा कि क्या मैं आपसे शादी करके हमेशा के लिए इस घर से जुड़ सकती हूँ। मुझे उन्होंने यह भी बताया कि आप शादी करना ही नहीं चाहते और शादी के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। विनीत, आपके पापा आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। शादी के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था। देखिए, शायद उनका तरीका थोड़ा गलत हो, पर वो केवल आपके बारे में ही सोचते हैं। आपका उनसे दूर जाना उन्हें खाए जा रहा है। बुरा मत मानिए, पर आपको उनसे ठंडे दिमाग से बात करनी चाहिए। आप चाहें तो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल सकते हैं, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। इसके बाद विधि ने मुस्कुराकर कहा कि हम दोनों का लक्ष्य एक ही है। आप चाहें तो मुझे अपनी पत्नी ना मानकर अपना सहकर्मी और अपना दोस्त मान सकते हैं। विनीत ने कहा, विधि, आप सच में बहुत समझदार हैं और आपने जिस तरह पापा को समझाया और संभाला, मैं हमेशा आपका कर्जदार रहूंगा। मैंने सच में बहुत बड़ी गलती करी है। मैं कल सुबह ही पापा से बात करूंगा। आप सही मायने में दोस्त हैं। आपने मुझे सही आईना दिखाया है। फिर उसने घड़ी देखी। रात के 1 बज रहे थे। काफ़ी रात हो गई है, आप सो जाइए। कल मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा और सब गांव में पहचान करा दूंगा। खासकर महिलाओं को आपके आने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सोते हुए विनीत को लगा कि उसके मन में एक भारी बोझ हट गया है, पर अब दिल में एक अजीब सी धुन गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी थी। अगले दिन सुबह उठते ही विनीत ने अपने पापा को फ़ोन मिलाया। फ़ोन की घंटी बजते ही विवेक ने देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। विनीत का फ़ोन, वो भी इतनी सुबह। सब ठीक तो है ना? आशंकित मन के साथ उन्होंने फ़ोन उठाया। हेलो पापा। पापा, आई मिस यू। कुछ पल दोनों तरफ चुप्पी छाई रही और दोनों तरफ आंसुओं की नमी थी। विनीत ने फिर कहा, आई एम सॉरी पापा, मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है ना? नहीं बेटा, मैंने ही कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती कर दी है तुम्हारे साथ। मैं ही तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाया। पापा, मैं जल्दी ही आपसे मिलने आऊँगा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा। कुछ दिनों में मैं ही वहीं आता हूँ। दरअसल तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाह रहा था कई दिनों से। तो आइए ना, जल्दी से। आपको यहाँ आकर अच्छा लगेगा। हाँ, जल्दी ही आता हूँ। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। आप आएंगे तो आपको सब बताऊंगा। ठीक है। विधि को मेरा प्यार देना और तुम दोनों हमेशा खुश रहना। आप अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी ही मिलते हैं। फ़ोन रख के विनीत पीछे मुड़ा तो विधि खड़ी मुस्कुरा रही थी। विनीत ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज मैंने अपने पापा को फिर से पा लिया। थैंक यू। चलिए, अब आपके थैंक यू का कोटा ख़त्म हो गया हो तो नाश्ता कर लें। जी, चलिए।
रोज़ सुबह नाश्ते में विनीत चाय के साथ कभी ब्रेड तो कभी बिस्किट खाकर चला जाता था। सुबह काकी के पास समय नहीं होता था। वो दिन में आकर सफाई करती और रात को खाना बनाती थी। देखा तो ब्रेड, अंडे, फल और साथ में सूजी का हलवा। इतना सारा सामान कहाँ से आया? आपके पेशेंट आपको फल, सब्जी, अंडे, चिकन सब दे जाते हैं अपने खेत और फार्म से। वो सभी यह रसोई में रखे रखे ही खराब हो जाते हैं। काकी या तो उन्हें फेंक देती है या अपने घर ले जाती है। मैंने सोचा कुछ इस्तेमाल ही कर लूँ। बढ़िया है। सूजी का हलवा तो मेरी मनपसंद है। आपको कैसे? ओह, भूल गया था। आपके पास तो मेरा पूरा एनसाइक्लोपीडिया है। दोनों हंस देते हैं। आप लंच कहाँ करते हैं? कहीं नहीं। मतलब सुबह 2 बिस्किट खा के आपका सारा दिन कट जाता है? जहाँ जाता हूँ कोई चाय पिला देता है, कभी कोई फल खिला देता है, बस मेरा काम चल जाता है। मुझे तो बाबा भूख लगती है, मैं ऐसे नहीं रह सकती। कोई बात नहीं, वहीं रास्ते में कई ढाबे हैं, हम वहाँ खाना खा लेंगे। विनीत ने हंसकर कहा। हाँ, आज तो वहीं खा लेंगे, कल से कुछ करना पड़ेगा। अब रोज़ तो ऐसे बाहर का खाना नहीं खा सकते। चलें? जी चलिए। दोनों बाइक पर अपने राउंड के लिए निकल गए। गांव की ऊंची नीचे रास्तों पर बाइक उछल रही थी। विधि ने गिरने से बचने के लिए विनीत की कमर और कंधे पर हाथ रखा तो विनीत को लगा कि उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। विनीत ने अपने आप को संभाला। सारा दिन अच्छा बीता। विधि बहुत सी महिलाओं से मिली, कुछ तो खुद इलाज के लिए आगे ही नहीं आना चाहती थी। उसने बड़े सब्र से उन्हें समझाया। दोपहर को दोनों ने ढाबे में खाना खाया। आज विनीत को सच में ऐसा लगा जैसे पहली बार कोई दोस्त मिला हो। बहुत दिनों बाद उसके रूखे से जीवन चक्र में मानो बारिश की हल्की बूंदें बरसी हो। दोनों अब साथ जाते, हर गांव में इलाज करते, शाम को क्लिनिक में जो मरीज आते उन्हें देखते, जो खाली समय मिलता दोनों दुनिया जहां की बातें करते। विधि कुछ बच्चियों को शाम को पढ़ाई में भी मदद करती। उसे बच्चों को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता था। चौकीदार की पोती माया तो हमेशा ही विधि की परछाई बनकर रहती। रात दिन भाभी भाभी कह के आगे पीछे घूमती। विधि भी उसी संस्था के साथ साथ जुड़ गई थी जिसमें विनीत था। एक दिन विनीत ने हंसते हुए कहा, यार बच्चे तुमसे इतने कैसे हिलमिल जाते हैं? मैं जब चेक करता हूँ तो रोते हैं और जब तुम हैंडल करती हो तो चुप हो जाते हैं। अरे, ऐसी जंगली जैसी शक्ल बना के रखोगे तो बच्चे तो क्या, बड़े भी पास नहीं आएंगे। अपनी बड़ी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए विनीत ने कहा, क्यों? यह तो बढ़िया लुक है, एकदम मॉडल्स टाइप। मॉडल? एकदम जंगली। अच्छी खासी शक्ल है, पर पता नहीं क्या कर रखा है, लगता है कि बीवी छोड़ के भाग गई है। उसके कहने का ढंग कुछ ऐसा था कि विनीत को जोर से हंसी आ गई। अगली सुबह जब विनीत फ्रेश होके निकला तो एकदम क्लीन सेव, बाल करीने से सेट। विधि ने उसे देखा तो आंखें बड़ी करके देखा और मुस्कुरा दी। विनीत ने पूछा, अब जंगली लग रहा हूँ या मॉडल? जब बच्चों का चेकअप करेंगे तो खुद ही देख लेना पास आ रहे हैं या नहीं। बच्चों के बाद में सोचेंगे। पहले ये बताओ, कोई बड़ा पास में आएगा कि नहीं? वो राम सिंह काका और सरपंच जी और वो 90 साल के दादाजी हैं ना, उन पर ट्राई कर लेना, विधि ने भोले बनते हुए कहा। और बीबी, वो भाग जाएगी या रहेगी? अगर आप जल्दी से नाश्ते के लिए टेबल पर नहीं आए तो बीबी पक्का भाग जाएगी। कहते हुए विधि ने मुंह बनाया और हंसते हुए भाग गई। विनीत मुस्कुराते हुए पीछे पीछे चला। एक सुबह विवेक का फोन आया कि वह 2-3 दिन के बाद घर आ रहे हैं। विनीत और विधि बहुत खुश हो गए। विनीत ने कहा, चलिए शाम को पास के शहर में चलते हैं, एक नया पलंग और कुछ ज़रूरत का सामान ले आएंगे। अगले दिन विधि ने विवेक के लिए बहुत ही प्यारा सा कमरा सजाया। कुछ भी बहुत महंगा नहीं था, लेकिन बहुत ही सुरुचिपूर्ण था। विनीत कमरा देख के बहुत खुश हुआ। उसने विधि से कहा, विधि आपने इस मकान को घर बना दिया है, थैंक यू। उसकी आवाज़ में बहुत ही सच्चाई थी जो विधि के दिल को छू गई। डॉक्टर साहब, अब अगली बार आपने थैंक यू बोला
तो हमारी दोस्ती ख़त्म। हमारे देश में गाँवों की कमी नहीं है, मैं कहीं और जाके प्रैक्टिस कर लूँगी। विधि ने हंसकर माहौल को हल्का करते हुए कहा, ओके डॉक्टर विधि, मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ बहुत से मरीज हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। विनीत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर मन ही मन बोला, और शायद किसी डॉक्टर को भी। विवेक उनके पास आकर बहुत खुश हुए। विनीत तो प्यारा था ही, लेकिन विधि को भी सच में बेटी की तरह ही प्यार करते थे। आते ही विधि पापा बोल के उनके गले लग गई। कैसी है मेरी बच्ची, ठीक तो है ना? यह तुझे परेशान तो नहीं करता? मैं ठीक हूँ पापा। यह डॉक्टर साहब थोड़े खड़ूस ज़रूर हैं, लेकिन इतना भी परेशान नहीं करते, विधि ने अपने शरारती अंदाज में जवाब दिया। दोस्तों, इस कहानी को इस पार्ट को अभी यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों एक कमेंट ज़रूर आप कर दीजिएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ यदि चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।